सुनिए, तो बढ़िया सा प्रोग्राम हो चुका है, सभी लोग जानते हैं अच्छे से। टर्म 1 की यदि आप बात करेंगे तो टर्म 1 के सारे क्वेश्चंस आ गए, बन रहे हैं आपसे। संडे को नीट का पेपर हुआ था, आपको जानकारी हो तो, है ना। और आप ध्यान करिए, मैंने वो नीट का पेपर एज इट इज आप लोगों के साथ शेयर किया था। असाइनमेंट में जाके चेक करो ऐप पर, है ना। और उस नीट के पेपर को यदि आप चेक करेंगे, अपनी 12th की कॉपी उठाना बेटा, 11th की कॉपी उठाना, ठीक। और हालांकि अभी 12th में आपका कुछ पोर्शन बचा हुआ है, लेकिन फिर भी यदि आप कॉपी उठाएंगे, क्योंकि एक दो बैच में मैंने मिलवाया उस पेपर को, 42 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 42 क्वेश्चंस कॉपी में से हैं। ऐसे कॉपी खुलवाइए, ठीक। चलो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम यूनिट निकालो, बच्चों ने पेज पलटाए, देखो उसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक लिखा है नहीं लिखा है, उसका एग्जांपल चेक करो, नीट का क्वेश्चन। फिर आगे बढ़े, लेमडा न्यू इक्वल टू सी बाय लेमडा, है ना, उसके ऊपर न्यूमेरिकल करवाया कि भोपाल से इतने इतने पे ब्रॉडकास्ट होता है, ठीक। और बताइए क्या होने वाला है, बिल्कुल इसीलिए वो पेपर आपके साथ शेयर किया है मैंने। भाई वो ऑल इंडिया, आपको लगेगा थोड़ा सा, हो सकता है मैथ्स वालों को सुनकर के बुरा लग जाए, लेकिन इंजीनियर बनने से ज्यादा टफ है डॉक्टर बनना, है ना। इंजीनियर बनने से ज्यादा टफ होता है डॉक्टर बनना। तो नीट का पेपर आप समझ रहे हो, उसकी इंपॉर्टेंस, बहुत जबरदस्त पेपर है वो, ठीक। तो उस पेपर को सॉल्व करके देखो, भले ही कॉपी खोल करके सॉल्व करिए, अपनी 11th की कॉपी, यदि मुझसे 11th पढ़े हैं तो, ठीक है ना। तो 11th की कॉपी उठाइए, 12th की कॉपी उठाइए और उसमें से चेक करके देखिए, ठीक। आईआईटी में एज इट इज पेपर आता है भाई, कोई कॉम्प्लिकेशंस होते नहीं है, बस डिफरेंस ये आ जाता है कि वहां 25 क्वेश्चन है, यहाँ 50 क्वेश्चन है, ठीक। तो आपको ज्यादा क्वेश्चन जब दिखते हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि लेवल कम है ना। अब इन्हीं को कंप्रेस कर दिया जाए और कुछ सिंपल क्वेश्चंस को हटा दिया जाए तो लेवल तो ऊपर हो गया ना। क्यों, इन 50 में से मैं 25 इजी क्वेश्चंस को हटा दूं तो रिमेनिंग 25 आपके आईआईटी के क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना जी। अरे वाह, बना कुछ स्कूल में, नहीं बना? बन गया सर, पी ब्लॉक। वेरी गुड। चलो, संडे अपना भी टेस्ट है पी ब्लॉक का, है ना। तो बेटा अच्छी बात है ना, भगवान करे आपको आईआईटी में भी ऐसी पेपर आ जाए। और इजी तब लगता है जब हमने पढ़ा हुआ हो, जिनने नहीं पढ़ा उनसे विचारों से पूछो आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है ना, तो समझ में आ जाएगी। चलिए, तो बातें बहुत हो गई, अब हम पढ़ना चालू करते हैं। पहले मेंस क्लियर कर लो, फिर एडवांस की बात करेंगे। सुनिए, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आए हैं, है ना जी, सुनिए भाई से। अब सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आए हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आए हैं। चाहे आप आईआईटी की बात कर लें या नीट की बात कर लें, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आ रहे हैं। तो ऑर्गेनिक में हमें सबसे ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ने वाली है। बिल्कुल स्लोली पढ़ेंगे, हमारे पास बहुत समय है और हम हर एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। कोशिश करिएगा कि जब आप पढ़ रहे हो 11th की कॉपी अपने पास रखिए। यदि मुझसे 11th पढ़े हुए हैं तो बेस्ट है, यदि नहीं पढ़े हुए हैं तो 11th की कोई बुक अपने पास रखा करिए। पढ़ते पढ़ते जिन कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी मैं आपको रिवाइज करवाता चलूंगा, क्योंकि 11th पढ़ाना यहाँ 12th के साथ पॉसिबल नहीं है। 12th का अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस है। तो 11th के जिन कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी उन्हें हम रिपीट करते जाएंगे और साथ साथ उनको डिस्कस करते चलेंगे, समझते चलेंगे, ठीक है ना। टर्म 1 में आपकी 2 यूनिट्स आ रही हैं केवल। टर्म 1 में सिर्फ 2 यूनिट्स हैं, पहला हेलो एल्केन हेलो एरीन और दूसरा एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, ठीक। तो हम इन 2 यूनिट के बारे में ही बात करेंगे। दूसरी बात, आप यदि सिर्फ डिलीटेड सिलेबस को हटा दें और रिमेनिंग सिलेबस देखें एनसीईआरटी के हिसाब से, तो भैया आपका 4 या 5 क्लास में ही ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम 4 से 5 क्लास आपकी लगेंगी और आपका ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा। इससे ज्यादा आपका ऑर्गेनिक चल नहीं पाएगा, समझ रहे हो। लेकिन मैं चाहता हूं आप एकदम डीप में पढ़ें। जो है डिलीटेड सिलेबस में भले ही सीबीएसई ने हटा दिया, लेकिन उसे भी पढ़ें। अब आप कहोगे उससे क्या फायदा? अरे प्रैक्टिस होगी भाई। जितनी ज्यादा रिएक्शंस आप देखोगे, फिर हम सब होशियार हैं। आज मैंने आपके ग्रुप में शेयर भी करा हुआ है डिलीटेड सिलेबस वाला पोर्शन, जितना रिमेनिंग पोर्शन है वो आपको दिख रहा है, ठीक। तो हम उसमें से छांट लेंगे, वो बात की बात है। लेकिन पहले सीखो,
जितनी ज्यादा रिएक्शंस करना सीखोगे उतने ज्यादा फायदे में रहोगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ही उसूल होता है, सबसे पहले तो हमें बॉन्ड फॉर्मेशन आना चाहिए। यदि बॉन्ड फॉर्मेशन हमारे कंसेप्ट क्लियर हैं, कोवेलेंट बॉन्ड हमें बनाते आते हैं, तो सटासट हम लोग किसी भी रिएक्शन को कर सकते हैं और हमें समझ में आएगा कि ये रिएक्शन सही हो रही है या नहीं हो रही है। समझ लो? ठीक, तो कौन कौन से एलिमेंट से यहां आपका सामना होगा, पहले मैं वो आपको कुछ एक बातें रिवाइज करवाता हूं। हमें सबसे पहले जो बार बार देखने को मिलेगा वो रहेगा कार्बन। ठीक, बहने वाला है इसलिए मैं उसको हटा के दूसरे मार्कर से लिख देता हूं। ठीक, तो कार्बन हमारे सामने सबसे ज्यादा आएगा और जब भी कार्बन आए हमें मालूम है इससे हमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड निकलते दिखने चाहिए, 4, न कम न ज्यादा। ठीक, कार्बन कहीं भी आए इससे 4 कोवेलेंट बॉन्ड आपको निकलते दिखने चाहिए। सिर्फ एक एक्सेप्शन केस आएगा, वो कौन सा रहेगा, आइसोसाइनाइड, है ना। तो आइसोसाइनाइड में कार्बन से 4 बॉन्ड नहीं हो पाते, लेकिन छोड़ दो, उसके अलावा जितने भी आपके सामने आएंगे कार्बन, उन सभी में कार्बन से आपको 4 बॉन्ड निकलते दिखने चाहिए। रेयरली कभी कभी सी पॉजिटिव से भी हमारा सामना हो जाता है, और यदि सी पॉजिटिव आता है तो इससे कितने कोवेलेंट बॉन्ड दिखने चाहिए आपको, 3। ठीक, तो कार्बन ही रहेगा मैक्सिमम टाइम्स, लेकिन इनकेस यदि सी पॉजिटिव हो जाता है तो उससे कितने कोवेलेंट बॉन्ड होने चाहिए, 3 कोवेलेंट बॉन्ड होने चाहिए। ठीक है ना, ये अपने को मालूम है ना। इसके बाद यहां पर बारी आती है हाइड्रोजन की, और हाइड्रोजन तो खैर सभी जानते हो कि कितना कोवेलेंट बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन से 1 कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। हाइड्रोजन के बाद हमारा सामना होता है ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन कहीं भी आए इससे 2 कोवेलेंट बॉन्ड होने चाहिए। लेकिन ऑक्सीजन की जगह यदि O पॉजिटिव आ गया तो क्या करोगे, जल्दी से बता दीजिए। O पॉजिटिव से कितने कोवेलेंट बॉन्ड होने चाहिए, क्विक, 3। ठीक, O पॉजिटिव यदि आता है तो इससे 3 कोवेलेंट बॉन्ड होने चाहिए। मैकेनिज्म सीखने में काफी हेल्प मिलेगी हमें इन छोटी छोटी बातों से। ठीक है, सल्फर बहुत कम आएगा, लेकिन फिर भी यदि आ जाए तो सल्फर से आपको 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने हैं, सल्फर से 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट कंसेप्ट की बात मैं करता हूं। यदि मान लीजिए नाइट्रोजन कहीं भी आ जाता है तो नाइट्रोजन से 3 कोवेलेंट बॉन्ड, और नाइट्रोजन की जगह यदि N पॉजिटिव आता है तो N पॉजिटिव से कितने कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, 4। N नेगेटिव यदि आ जाता है तो N नेगेटिव से कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, 2। ठीक है। हेलोजन यदि कहीं भी आते हैं, हेलोजन, इसको हम X से रिप्रेजेंट करेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और आपकी जो पहली यूनिट है उसका नाम ही है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो नेचुरल सी बात है, आप हेलो एल्केन यानी इन्हीं के बारे में बात करने जा रहे हैं, एक्स के बारे में। ठीक, तो कहीं भी हेलोजन आते हैं कितना कोवेलेंट बॉन्ड होता है, 1। लेकिन फ्लोरीन के अलावा बाकी यदि एक्स पॉजिटिव बनाते हैं, Cl पॉजिटिव आ जाएगा, Br पॉजिटिव, I पॉजिटिव की तो कोई ऐसी रिएक्शंस होती नहीं है, पर Cl पॉजिटिव यदि आ जाता है तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उससे, 2। तो ये एक इनिशिएशन है, बिल्कुल यहां से हम इनिशिएट कर रहे हैं हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ठीक, और मैं थोड़ा थोड़ा मान के चल रहा हूं, थोड़ा थोड़ा सा तो हमको आता है, एटलीस्ट हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से तो परिचित हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन हमें आते हैं, है ना। तो ये हमें मालूम होना चाहिए एलिमेंट्स और उनसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स। नोट करिए इसे, आप डाल दीजिए ऊपर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यूनिट का नाम डाल सकते हैं आप लोग, हेलो एल्केन, हेलो एरीन। ठीक, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, और इसमें आप लिख सकते हैं एटम्स एंड बॉन्ड्स। तो एटम या आयन है और उनसे कितने बॉन्ड्स होने चाहिए। ठीक, नोट कीजिए इसको पूरा एज इट इज। हो जाए तो बताया करें।
चलिए अब सुनिए, जितनी मुझे जहां जिस पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी बस उतना बताता हुआ मैं चलूंगा आपको। तो हेलो एल्केन की जब हम बात करते हैं तो इसका थोड़ा सा आईयूपीएससी हम पढ़ते हैं, है ना। और थोड़ा सा आईयूपीएससी यदि हम डिस्कस करेंगे तो हमें ध्यान में आएगा कि यार हेलो एल्केन जो होते हैं, हेलो एल्केन के जनरल फार्मूले जो हैं ये होते हैं RX। हेलो एल्केन के लिए जनरल फार्मूला क्या होता है? RX होता है, ठीक। और RX होने के कारण ही इनके कॉमन नेम जो हैं, कॉमन नेम होते हैं एल्काइल हैलाइड। कॉमन नेम क्या है? एल्काइल हैलाइड, जहां कैपिटल R को एल्काइल कहा जाता है और X को क्या कहा जाता है? हैलाइड कहा जाता है। कैपिटल R को एल्काइल कहते हैं और X को हम क्या कहते हैं? हैलाइड, ठीक है। आईयूपीएसी नेम होते हैं हेलो एल्केन। और हेलो बोलते समय आप पहले हेलोजन को हम बोलते हैं और उसके बाद फिर आप कार्बन काउंट करके उनका क्या कहा करते हैं? एल्केन कहा करते हैं, ठीक है। हेलो बोलते बनेगा सबको फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ठीक। हैलाइड बोलने का कहेंगे तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है। तो मान लीजिए यहां फर्स्ट एग्जांपल आता है CH3Cl। बहुत ही सिंपल होता है ये तो। CH3Cl यदि आया तो एल्काइल हैलाइड, कौन सा एल्काइल ग्रुप मुझे नजर आ रहा है? मिथाइल। और ये हैलाइड कौन सा नजर आ रहा है? क्लोराइड, ठीक। बोलो हाँ। किसी को दिक्कत हो तो कृपया करके बोलना बीच में भाई, है ना, ठीक। मैं मान के चल रहा हूं कि हम 12th क्लास पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हम 11th के कंपेयर में चीजों को स्पीडली बात करते हैं, ठीक। बिल्कुल सही बताया आईयूपीएसी नेम। तो कॉमन नेम मिथाइल क्लोराइड, आईयूपीएसी हेलो एल्केन, ठीक। कौन सा हेलो है? पहला है Cl, तो Cl को कौन सा हेलो बोलोगे? क्लोरो। और क्लोरो बोलने के बाद आपके पास 1 कार्बन बच रहा है, 1 कार्बन का एल्केन। और 1 कार्बन का एल्केन क्या होता है? मीथेन, ठीक। 1 कार्बन का एल्केन क्या होता है? मीथेन। तो इसका आईयूपीएसी नेम हो गया क्लोरोमीथेन, ठीक। ऐसा कुछ यदि आ जाता मेरे पास C2H5Cl, बहुत ही सिंपल केस है। C2H5 को मैं कहता हूं इथाइल और Cl को मैं क्या कहता हूं? क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो जाता है? इथाइल क्लोराइड हो जाता है, इथाइल क्लोराइड। और यदि आईयूपीएसी की मैं बात करता हूं तो यहां पे कितने कार्बन नजर आ रहे हैं? 2, ठीक। तो क्लोरो के साथ 2 कार्बन का एल्केन, और 2 कार्बन का एल्केन होता है इथेन। वेरी गुड। तो आईयूपीएसी नेम हो गया इसका क्लोरोईथेन। ये बहुत ही सिंपल सी बात हो गई, ठीक है ना। तो इससे रिकॉल हो जाते हैं कंसेप्ट। थोड़ा सा एक मतलब होता है ना, जैसे कि रिफ्रेश कर दो, कभी कभी हम कंप्यूटर लैपटॉप को रिफ्रेश करते हैं, तो वैसा हम इसको रिफ्रेश कर रहे हैं अपने कंसेप्ट को, ठीक। यदि ऐसा आ जाता CH2Cl2 यदि आ रहा है तो मैं सीधे इसको बोल सकता हूं 1,1 डाइक्लोरोमीथेन। बोलो हाँ, ठीक। CH2Cl2 का नाम क्या कहूंगा मैं? 1,1 डाइक्लोरोमीथेन कहूंगा, 1,1 डाइक्लोरोमीथेन, ठीक। इसकी जगह यदि मान लीजिए CHCl3 आ जाता, क्या आ जाता? CHCl3। तो CHCl3 आ जाता तो नाम हो जाता 1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन। बोलो हाँ, 1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन। और क्या आप जानते हैं इसका एक कॉमन नेम भी होता है? कोई बताएगा व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ 1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन? वेरी गुड, ठीक। CHLOROFORM and it is chloroform, very famous anesthetic, बेहोश करने वाला बहुत ही फेमस आइटम होता है क्लोरोफॉर्म, है ना। नाम से सभी लोग परिचित हैं, भले ही किसी को आपने इससे बेहोश किया हो या नहीं किया हो, ठीक। एक और चीज आती है CCl4। यदि CCl4 आ जाता और आईयूपीएसी पूछते हैं तो हम क्या कहेंगे? 1,1,1,1 टेट्रा क्लोरोमीथेन। बोलो हाँ, ठीक। तो 1,1,1,1 टेट्रा क्लोरोमीथेन। और इसका एक और कॉमन नेम होता है, दैट इज कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक। तो इसे
कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी कहा जाता है। तो जो आप हेलो एल्केन और हेलो एरीन यूनिट पढ़ने जा रहे हैं उसमें हेलो एल्केन के कुछ कॉमन मेंबर्स मैंने यहां पर लिखे हुए हैं। इसमें हमने नॉर्मल, आइसो, नियो ऐसी कोई टर्म अभी यूज नहीं किए हैं, है ना। पहली क्लास है, हमें डरना डराना नहीं है, ठीक। हमें इंटरेस्ट क्रिएट करना है, सब्जेक्ट समझ में आना चाहिए, मजा आना चाहिए, वो तो हम सीख ही जाएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, तो इसमें ये इंट्रोडक्टरी कॉमन और आईयूपीएसी नेम जरा नोट करिए नेक्स्ट पॉइंट में आपके, ठीक। वहीं पे आगे बढ़िए और इनको नोट कर लीजिए जरा जल्दी से। जो हमने एटम और उनके बॉन्ड लिखे हुए हैं उसी के आगे हम इसे नोट कर लेते हैं बेहतरीन तरीके से। हो गया, सभी का हो गया। चलो, यस सर। अब सुनो ध्यान से मेरी बात को। मैं आपको मालूम सबसे पहले क्या पढ़ाने वाला हूं? मैं आपको सबसे पहले पढ़ाने वाला हूं क्लोरोफॉर्म, ठीक। क्लोरोफॉर्म के बाद मैं आपको कार्बन टेट्रा क्लोराइड पढ़ाऊंगा। अब आप कहेंगे कि क्लोरोफॉर्म तो हमारे सिलेबस में नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक। पर अभी आप 1 घंटे बाद जरा महसूस करना कि आज क्या खोया क्या पाया। इतनी सारी रिएक्शन आप सीख जाओगे और इतने अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि जब ओरिजिनल आप उस पोर्शन पे पहुंचोगे तो वो 10 मिनट के अंदर पूरी रिएक्शंस आपसे बन जाएंगी, ठीक। हेलो एल्केन की मुश्किल से है कितनी, 10-15 तो रिएक्शन है, वो ऐसी चुटकी बजा बजा करके हो जाएंगी। दूसरी बात, क्लोरोफॉर्म के अंदर 3 से 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो भले ही आपकी बुक में नहीं नजर आ रहे हैं लेकिन वो कई बार एनसीईआरटी द्वारा, सीबीएसई द्वारा 12th क्लास के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कहीं से कहीं तक कोई लापरवाही हम नहीं कर सकते। और हम किस पोर्शन से शुरू कर रहे हैं? क्लोरोफॉर्म। तो सेंट्रल हेडिंग डालिए जरा सभी लोग, क्लोरोफॉर्म डालिए, सेंट्रल हेडिंग क्लोरोफॉर्म। देखिए, तो क्लोरोफॉर्म की सबसे पहले मैं प्रिपरेशन के बारे में बात करता हूं। मुझे लेबोरेटरी में क्लोरोफॉर्म बनाना है या इंडस्ट्रियल स्केल पे क्लोरोफॉर्म बनाना है? दोनों के लिए हमारे पास 2 बड़ी ही इंपॉर्टेंट मेथड होती हैं। एक होती है एथेनॉल से और एक होती है प्रोपेनोन से, ठीक। बिल्कुल धीरे से बताता हूं। सबसे पहले हम एथेनॉल से क्लोरोफॉर्म बनाने जा रहे हैं। ये रहा क्लोरोफॉर्म हमारे सामने, ठीक। अब एथेनॉल से क्लोरोफॉर्म बनता कैसे है ना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि एथेनॉल का फार्मूला C2H5OH आप सभी को मालूम है ना। एथेनॉल C2H5OH आपको आता है, ठीक है। तो एथेनॉल से क्लोरोफॉर्म बनता कैसे है? तो एथेनॉल से क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए मुझे सबसे पहले लेना पड़ता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या लेना है मुझे? ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर का मैं कराता हूं हाइड्रोलाइसिस। छोटी छोटी बातें ध्यान से सुनिए। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 है और इसका मैं क्या करा रहा हूं? हाइड्रोलाइसिस करा रहा हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोलाइसिस का मीनिंग है रिएक्शन विथ वाटर और रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड और रिएक्शन विथ डाइल्यूट बेस। फिर से सुनिए और दिमाग में रखिए अपने इस बात को। क्या बोला मैंने? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोलाइसिस का मीनिंग है रिएक्शन विथ वाटर और रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट बेस, ठीक है।
तो ब्लीचिंग पाउडर का हम हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, मतलब इसकी किसके साथ रिएक्शन करवा देंगे? वाटर के साथ। वाटर को मैं कभी H2O लिखा करूंगा, कभी HOH लिखा करूंगा, तो आपको टेंशन में आने की जरूरत नहीं है ना? आपको समझ में आना चाहिए कि वाटर को H2O भी लिखा जा सकता है, वाटर को HOH भी लिखा जा सकता है। ठीक, बहुत बुरा साल बीते हैं, पिछले 2 साल बहुत ही ज्यादा बुरे बीते हैं और बहुत ज्यादा साफ सफाई मेंटेन करी गई है, घरों में भी, कॉलोनीज में भी, मोहल्लों में भी, हर जगह बहुत साफ सफाई मेंटेन करी गई है। तो नगर पालिका या नगर निगम के द्वारा जब नालियां साफ की जा रही हैं, मोहल्ले के अंदर जो है डिसइंफेक्शन किया जा रहा है, तो मैक्सिमम टाइम्स वो वहां पे ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। सफेद कलर का एक पाउडर डाल करके चले जाते हैं, जो नगर पालिका नगर निगम के वर्कर्स होते हैं, है ना, वो पूरा डिसइंफेक्शन कर देता है। वहां पे तेज स्मेल जरूर मारता है, लेकिन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देता है। वो कौन सा सब्सटेंस होता है? वो एक्चुअली ब्लीचिंग पाउडर होता है। वो करता क्या है? वो जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आता है, तुरंत क्लोरीन गैस को रिलीज कर देता है। और अभी 1-2 दिन पुरानी बात है, आप लोग क्लोरीन पढ़ रहे थे और आपको मालूम है क्लोरीन इज वेरी स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट होता है ना। तो यहां से क्लोरीन गैस क्या हो गई? रिलीज हो गई। हुई क्लोरीन गैस रिलीज। अब जो बचा है उसको ध्यान से देखो, क्या बचा हुआ है यहां पर? CaOH OH दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? देखो CaOH OH, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं? CaOH होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैग्ड लाइम बना और साथ में क्या रिलीज हो गई? क्लोरीन गैस। क्लियर? तो हम एथेनॉल से क्लोरोफॉर्म बनाने जा रहे हैं और एथेनॉल से क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए जो पहली स्टेप यहां पर आई वो थी कि ब्लीचिंग पाउडर का हाइड्रोलाइसिस करवाइए, और ब्लीचिंग पाउडर के हाइड्रोलाइसिस से क्या रिलीज हो गई? क्लोरीन गैस रिलीज हो गई। क्लियर है ना? ठीक, अब क्या करेंगे आप सेकंड स्टेप में? हम लेंगे एथेनॉल। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि एथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH होता है C2H5OH, पर क्या मैं इसे CH3CH2OH लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, CH3CH2OH लिख सकता हूं मैं इसे। ये जो क्लोरीन बनी है वो इस एथेनॉल का ऑक्सीडेशन करवाएगी। क्लोरीन क्या करेगी? इस एथेनॉल का ऑक्सीडेशन करवाएगी। ध्यान से सुनना सब लोग, है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो ऑक्सीडेशन। ठीक, तो 2 बातें हो, या तो ऑक्सीजन या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आकर के जुड़ जाए, या फिर हाइड्रोजन यहां से क्या हो जाए? रिलीज हो जाए। दोनों ही बातों को क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेशन कहा जाता है। ठीक, तो एथेनॉल का क्या करेगी? क्लोरीन यहां से ऑक्सीडेशन करवाएगी। कैसे ऑक्सीडेशन करवाएगी? ध्यान से देखिएगा और कोशिश करना भाई, जितनी डिजाइन में बोर्ड पे बना रहा हूं ये सारी डिजाइन आप भी बनाएं। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है यहां से एक H और ये वाला H दोनों इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लेंगे और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेंगे? HCl। निकल गया HCl। अब सोच करके देखो, मैं यहां दोबारा से एथेनॉल लिख रहा हूं। क्या है एथेनॉल? CH3CH2OH। जब इसने क्लोरीन से रिएक्ट करा था तो क्या हुआ था? जब क्लोरीन से रिएक्ट करा था तो एक ये वाला H निकल गया और साथ में एक ये वाला H निकल गया। ठीक, ये 2 H निकल गए, और जब ये 2 H निकल गए तो जरा पहचान के बचाना, ये क्या बचा हुआ है? जल्दी। एल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? वेरी गुड। ठीक, एथेनल। इसका नाम है एथेनल, जबकि इसका नाम क्या था? एथेनॉल। तो ये यहां पर जो है ये एथेनॉल है और यहां पर जो है ये एथेनल है। ठीक, और छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि एथेनल का कॉमन नेम भी याद रखिए, और इसका कॉमन नेम है एसिटल्डिहाइड। क्या नाम है? एसिटल्डिहाइड। तो क्लोरीन ने क्या किया? क्लोरीन ने एथेनॉल का ऑक्सीडेशन कर दिया, और एथेनॉल का ऑक्सीडेशन करा के उसने क्या बना दिया? एथेनल बना दिया। बनाया एथेनल यानी एसिटल्डिहाइड। ठीक, अब ये क्लोरीन वापस से
इस एसिटाल्डिहाइड से रिएक्ट करेगी। क्लोरीन वापस से एसिटाल्डिहाइड से रिएक्ट करेगी और अब यहां पर होगा क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब ये क्लोरीन यहां से इन 3 हाइड्रोजन को हटा देगी और उनकी जगह आकर के जुड़ जाएगी। फिर से सुन लीजिए, डिजाइन जरूर बनाना जब नोट करोगे हैं। ये क्लोरीन इन 3 हाइड्रोजन को हटाएगी और इनकी जगह आकर के जुड़ जाएगी, तो बनेगा CCl3CHO प्लस क्या निकल गया इसमें, HCl। ठीक, तो CCl3CHO बन गया और क्या निकल गया यहां से, HCl निकल गया। बोलो हाँ, कोई दिक्कत? चलो कोई मुझे CCl3CHO का नाम बताओ, क्विक, ऊपर देख के बताओ। ये क्या लिखा है, एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड में कितने क्लोरीन अटैच हो गए हैं, 3। तो एसिटाल्डिहाइड में यदि 3 क्लोरीन अटैच हो गए तो बोलो नाम क्या होगा, ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, इसमें 3 क्लोरीन अटैच हो गए तो नाम क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड। और इस ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड का एक फेमस कॉमन नेम होता है, वो कॉमन नेम याद रखिएगा, क्लोरल। ठीक है, क्या नाम होता है, क्लोरल। तो ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड को क्लोरल भी कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई सभी लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप में ब्लीचिंग पाउडर पे पानी डाला, क्लोरीन गैस रिलीज हुई। उस क्लोरीन ने एथेनॉल को ऑक्सीडाइज करके क्या बना दिया, एथेनल। अब उस क्लोरीन ने वापस से क्या करा, एथेनल यानी एसिटाल्डिहाइड से रिएक्ट करा और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, क्लोरल में कर दिया। अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये जो क्लोरल बना है, इस क्लोरल के 2 मॉलिक्यूल्स, इस क्लोरल के 2 मॉलिक्यूल्स फर्स्ट स्टेप में बने हुए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर से रिएक्ट करेंगे। क्या कहा मैंने, इस क्लोरल के 2 मॉलिक्यूल्स लाइम वाटर से क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। ठीक, कैसे करेंगे, बोर्ड पे रहना। लाइम वाटर क्या है, CaOH होल ट्वाइस, ऐसा लिख सकता हूं CaOH होल ट्वाइस, प्लस कितने मॉलिक्यूल हैं क्लोरल के, 2 मॉलिक्यूल। 2 मॉलिक्यूल मतलब CCl3CHO, CCl3CHO लिख लूं ऐसे 2 मॉलिक्यूल, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, बोर्ड पे रहो सब लोग। ये देखना जरा, ये क्या हो गया, जल्दी से पहचानो, रेड डिजाइन के अंदर कौन है, क्विक। क्लोरोफॉर्म। वेरी गुड। बाकी बच्चों को नहीं दिख पा रहा क्या, CHCl3। यहां भी देखो कौन है, CHCl3। कमाल हो गया, क्या मिल गया हमें, क्लोरोफॉर्म। ठीक, तो लो साहब, ये हो गई लेबोरेटरी प्रिपरेशन क्लोरोफॉर्म की। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपने क्या करा, एथेनॉल से क्या बना डाला, क्लोरोफॉर्म बना डाला। किसी को कोई डाउट किसी भी रिएक्शन के अंदर? ठीक है ना, बस जितना बता रहा हूं उतना सोचना, आगे का नहीं सोचना कुछ। इतना समझ में आया? अब सुनिए, जो बच्चे 12th के अलावा थोड़ा बहुत कुछ और भी सोच रहे हैं, उनके लिए इस प्रोडक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है को प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है को प्रोडक्ट, मतलब क्लोरोफॉर्म के साथ क्या बनता है इस रिएक्शन में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्या बनता है, चलो मैं उसे पहचानना सिखाता हूं। बोर्ड पे रहना जरा सभी लोग। यहां देखिए HCOOH, बताइए HCOOH का नाम क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। वेरी गुड, फॉर्मिक एसिड होता है। CH3COOH, बोलना नाम, एसिड। एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड। ठीक, HCOOH फॉर्मिक एसिड है। यदि मैं इसको आयोनाइज कर दूं, इसे मैं आयोनाइज कर दूं तो ये क्या बनेगा, HCOO नेगेटिव बनेगा, HCOO नेगेटिव। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ HCOO नेगेटिव, क्विक, हंस गए अब, कार्बोक्सिलिक। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया भैया ने। क्या बताया, फॉर्मेट। HCO नेगेटिव का नाम क्या होता है, फॉर्मेट। ठीक, CH3CO नेगेटिव, बोलो नाम,
एसीटेट। ठीक, CH3CO नेगेटिव का नाम क्या होता है? एसीटेट। हाँ, HCO नेगेटिव का नाम क्या होता है? फॉर्मेट। आ रही है बात समझ में सब लोगों को? ठीक, अब सुनिए जरा ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, बोर्ड पे देखिए। ये क्लोरोफॉर्म तो निकल गया, रेड रेड डिजाइन दिख रही है सब लोगों को, क्लोरोफॉर्म निकलते दिख रहा है। साथ में क्या बचा, जरा उसको ढूंढो, राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट ढूंढना। यहां देखो, HCOO नहीं दिख रहा हो, फिर से दिखाऊं, HCOO। ठीक, नीचे भी देखो HCOO। तो क्या बच रहा है? फॉर्मेट। किसके साथ? कैल्शियम के साथ बच रहा है, कैल्शियम के साथ। कैसा लिखोगे? HCOO होल ट्वाइस Ca। ठीक, जल्दी से नाम बताओ। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया, शाबाश। कैल्शियम फॉर्मेट। तो इसमें को प्रोडक्ट क्या बना? कैल्शियम फॉर्मेट बना। ठीक, तो इस प्रकार से आपने लेबोरेटरी के अंदर एथेनॉल से किसका फॉर्मेशन कर दिया? क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक, बोलिए, कहीं कोई दिक्कत है? बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाऊंगा 2-3 क्लासेस तक, एकदम स्लोली स्लोली, फिर स्पीड पकड़ेंगे हम लोग, है ना? तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस जगेगा। जाने किस चीज का एक फोबिया बना रहता है ऑर्गेनिक के नाम पे। मुझे नहीं लग रहा है इसमें कोई भी ऐसी रिएक्शन है जो आपको डरा सके। ठीक, तो बस आप मेरे साथ चलते चलिए, है ना? मेरे हाथ में आपने डोर दे दी है। ठीक, तो बस चिंता नहीं करो, जो मैं करा रहा हूं वो करते चलो। ठीक जी, ऑर्गेनिकोफोबिया, अच्छा नाम है ना? लिखे, हेडिंग डालिए, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। जो लेट आए हैं वो भी हेडिंग डालिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, इसमें फर्स्ट हेडिंग डालिए, फ्रॉम एथेनॉल। फ्रॉम एथेनॉल लिखे, in laboratory and on industrial scale, in laboratory and on industrial scale, chloroform obtained from ethanol, chloroform obtained from ethanol in following steps, chloroform obtained from ethanol in following steps. First, hydrolysis of bleaching powder, hydrolysis of bleaching powder gives chlorine. Hydrolysis of bleaching powder gives chlorine. ठीक है, बढ़िया। 2 लाइन छोड़िए, सेकंड पॉइंट लिखिए, this chlorine oxidize ethanol to ethanol. This chlorine oxidize ethanol to ethanol. ब्रैकेट में चाहे तो लिख सकते हैं एसिटल्डिहाइड। फिर 2 लाइन छोड़िए या 3 लाइन इसको नोट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नाउ acetaldehyde reacts with chlorine. Acetaldehyde reacts with chlorine and give trichloroacetaldehyde
acetaldehyde reacts with chlorine and gave trichloroacetaldehyde, also known as chloral, also known as chloral. Trichloroacetaldehyde also known as chloral. ठीक है, 2 लाइन छोड़िए नोट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नाउ क्लोरल ब्रैकेट में लिखो टू मॉलिक्यूल्स reacts with calcium hydroxide and give chloroform स्मॉल ब्रैकेट में लिख लीजिए, कैल्शियम एसीटेट बाय प्रोडक्ट। ओके, नोट कीजिए, जहां जहां लैंग्वेज लिखी हुई है उसके साथ लाइन छोड़ी है, 1-1 2-2 नोट कीजिए। लास्ट लाइन बोली है क्लोरल, ब्रैकेट में बोला टू मॉलिक्यूल्स रिएक्ट्स विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड गिव क्लोरोफॉर्म, ब्रैकेट में बोला मैंने कैल्शियम फॉर्मेट बाय प्रोडक्ट, फॉर्मेट ही बोला ना, कैल्शियम फॉर्मेट बाय प्रोडक्ट। ठीक, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। CaOCl होल ट्वाइस कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है, मैंने परसों भी आपको ये बात बताई थी। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है, ब्लीचिंग पाउडर के अंदर वो भी होता है। ठीक है, तो जिसका ज्यादा परसेंटेज है उसे ब्लीचिंग पाउडर कंसीडर कर लिया जाता है, इसलिए ब्लीचिंग पाउडर को CaOCl2 लिखा जाता है। ठीक है, जबकि सही मायनों में यदि ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है तो इसे होना चाहिए CaOCl होल ट्वाइस, तो दोनों अलग बातें हो जाएंगी, है ना। तो इसलिए हम उसको CaOCl2 ही लिखते हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें होती हैं उसमें, ब्लीचिंग पाउडर में। IIT का रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिना बैलेंसिंग के नहीं होगी भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर रिएक्शन बैलेंस रहेगी, आप चिंता नहीं करना। और इनऑर्गेनिक में कोई बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, उल्टा होता है। इनऑर्गेनिक में कोई बैलेंस नहीं करो, चल जाएगा काम। और ऑर्गेनिक में आप चेक करो, शायद ही कोई हो जो बैलेंस ना हो। बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है, काफी सारी फोटोज आ रही हैं बच्चों की लगातार, है ना। देखो 1-2 दिन में अपडेट देते हैं आप लोगों को, किस परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज मिल रहा है। 18 बच्चों के 100 परसेंटाइल आए हैं, सोचो। कमाल है। आप देखो ना, उस 18 में 8 तो अपनी कोचिंग के ही है, ध्यान से पढ़ा नहीं आपने नाम, है ना। पहली बार हुआ हिस्ट्री में, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। AIR 1 18 बच्चों की है, सोचो। चलिए छप गया, बढ़ू आगे। डिजाइन सारी बनाना जितनी बोर्ड पे बनी है,
नहीं तो बाद में कुछ समझ में नहीं आएगी ऑर्गेनिक। डन सर। सभी बच्चों का हो गया है? सर ये सेकेंड वाली में तो 2 ही थी अपने पास क्लोरीन। अरे बेटा ऐसा होता है क्या? ये 1 मोल क्लोरीन बना है। 1 मोल क्लोरीन यानी 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल है। ऐसा मत बोलो कि हमारे पास एक ही क्लोरीन थी या 2 ही क्लोरीन थी, है ना? ठीक, वो 1 मोल क्लोरीन बनी है। 6.023 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल बने। हाँ चलिए हेडिंग डालिए, फ्रॉम एसीटोन। फ्रॉम एसीटोन। चलिए एसीटोन क्या है? एसीटोन को प्रोपेनोन भी कहते हैं, है ना? थोड़ा बहुत आईयूपीएससी यदि हम लोगों को ध्यान हो तो याद आएगा। आइसोमेरिज्म याद हो तो इसमें आपको भी पता पड़ेगा। एक टाटोमेरिज्म हो रही थी, ठीक, एक जो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो रही थी। तो एल्डिहाइड और कीटोन आपस में फंक्शनल आइसोमर होते हैं, है ना? तो कीटोन से बनाना है कुल मिलाकर। उस कीटोन के कौन से मेंबर से बनाना है हमको? एसीटोन। कैसे बनाते हैं अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। बोर्ड पे रहना सब लोग। सबसे पहले तो इसमें भी हम ब्लीचिंग पाउडर लेते हैं और ब्लीचिंग पाउडर का कराते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो ब्लीचिंग पाउडर के हाइड्रोलाइसिस से क्या रिलीज होती है? क्लोरीन गैस रिलीज होती है। हो गई क्लोरीन गैस रिलीज। अब ये क्लोरीन क्या करती है? ये क्लोरीन सीधे एसीटोन से रिएक्ट करती है। एसीटोन का फार्मूला होता है CH3COCH3, इसीलिए हम इसको प्रोपेनोन भी कह रहे हैं, है ना? प्रोपेन प्लस ओन, प्रोपेनोन। इससे कौन रिएक्ट कर रहा है? वो क्लोरीन। जब क्लोरीन इससे रिएक्ट करती है तो क्या होता है? ये जैसे एसिटल्डिहाइड के 3 H हटे थे, ऐसे इसके 3 H हटते हैं और इसके 3 H हट करके 3 क्लोरीन यहां लग जाते हैं और क्या बन जाता है? CH3CO CCl3 प्लस क्या निकल गया इसमें? 3HCl। सोचिए CH3CO CH3 को हम कह रहे थे एसीटोन। यदि इसे एसीटोन कह रहे थे तो इसे क्या कहोगे आप लोग? जल्दी से बोल दो। हाँ, इसे कहोगे ट्राइक्लोरो एसीटोन। नहीं, एसीटोन के अंदर 3 क्लोरीन लगे हैं तो क्या नाम दोगे इसको? ट्राइक्लोरो एसीटोन बना। अब वहां बना था क्लोरल, यहां क्लोरल की जगह क्या बना है? ट्राइक्लोरो एसीटोन। तो क्लोरल के 2 मॉलिक्यूल्स ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा था। अब भी 2 मिनट हुए हैं। तो ट्राइक्लोरो एसीटोन के भी 2 मॉलिक्यूल किससे रिएक्ट करेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक, कैसे रिएक्ट करेंगे? बोर्ड पे रहना सब लोग। CH3CO CCl3, CH3CO CCl3 किससे रिएक्ट कर रहे हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। ऐसा लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, जब CaOH होल ट्वाइस से रिएक्ट करेंगे, ये देखना जरा क्या निकल गया इसमें, जल्दी पहचानो। कौन है? क्लोरोफॉर्म। कौन है? क्लोरोफॉर्म। कितने मॉलिक्यूल्स बने? 2 मॉलिक्यूल्स बन गए। ठीक, अब साथ में जो बना है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ में क्या बना है देखो, कितना मजा आएगा। पहचानो इसको, CH3COO। कौन है? CH3, वेरी गुड, CH3COO। वो लिखा है बाजू में एसीटेट, और ये किससे जुड़ा हुआ है? कैल्शियम से। तो बोलो नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम एसीटेट। ठीक, तो उसमें को प्रोडक्ट बन रहा था कैल्शियम फॉर्मेट, यहां को प्रोडक्ट बन रहा है कैल्शियम एसीटेट। बोलो आसान लगा थोड़ा कि नहीं लगा? ठीक, यदि पिछली रिएक्शन पे हमने मेहनत कर ली थी तो देखो ये वाली रिएक्शन तो हमें बहुत सिंपल लगी। ठीक है ना? चलो शुरू करो। लिखिए, इन लेबोरेटरी और एट इंडस्ट्रियल स्केल, in laboratory or at industrial scale,
chloroform obtained from acetone ब्रैकेट में लिख लेना प्रोपेनोन in following steps फर्स्ट पॉइंट लिखिए क्लोरोफॉर्म ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसीटोन ब्रैकेट में लिखा प्रोपेनोन इन फॉलोइंग स्टेप्स फर्स्ट पॉइंट hydrolysis of bleaching powder gives chlorine. Hydrolysis of bleaching powder gives chlorine. Second point, दो लाइन छोड़ देना है, दो लाइन छोड़ना. Next, this chlorine reacts with acetone. This chlorine reacts with acetone and gave trichloroacetone ठीक है, दो लाइन छोड़िए. नेक्स्ट, ट्राइक्लोरोएसीटोन ब्रैकेट में लिखिए टू मॉलिक्यूल्स reacts with calcium hydroxide and gave chloroform ब्रैकेट में लिखिए with calcium acetate byproduct ठीक है. चलिए फटाफट नोट करिए, 2 मिनट में तो आगे कुछ और सिखाता हूं. हैलाइड्स किसी भी कार्बन से जाके अटैच हो सकते हैं ना, फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के. कैसे किसी भी कार्बन से, मतलब सर सेकंड स्टेप में. हाँ, इस वाले से भी हो सकता है. यहां से तीनों हाइड्रोजन को हटा. हाँ जी, वो सिमेट्रिक है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. यहां से भी तीनों हाइड्रोजन को हटाया जा सकता था, यहां से भी हटाया जा सकता था. यदि आप कम ड्यूरेशन तक कराते हैं तो कोई एक ही अल्काइल पार्टिसिपेट करेगा. यदि लंबी ड्यूरेशन तक ये प्रोसेस चलती रहती है तो कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, मतलब जितने भी हाइड्रोजन अवेलेबल है मॉलिक्यूल में सब डिस्प्लेस हो जाते हैं. तो टाइम का यहाँ बड़ा ध्यान रखा जाता है ऑर्गेनिक में, है ना. ठीक, लंबे समय तक यदि आप क्लोरीन को भेज के गर्म करते रहोगे तो पूरे हाइड्रोजन हट जाएंगे, फिर ऐसा रहता है. तो कम टाइम ड्यूरेशन में एक ही अल्काइल ग्रुप पार्टिसिपेट कर पाता है. ठीक है. हो गया. डिजाइन बनाते चलना बेटा,
और हो सके तो रेड कलर से ही, ज्यादा कलरफुल भी नहीं करना कॉपी, लेकिन कम से कम जितनी मैं बना रहा हूं उतनी तो बनाना। तो सभी का हो गया होगा, हटाएं से। चलो सुनो, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट दोनों प्रोसेस थी जिनसे आप लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं और इंडस्ट्रियल स्केल पर भी बना सकते हैं क्लोरोफॉर्म को। पर और भी मेथड्स होती हैं, जैसे हम ले लें कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड का डायरेक्ट रिडक्शन करा दें। ठीक, ध्यान से देखिएगा। थर्ड मेथड है, मेरे पास है कार्बन टेट्राक्लोराइड, जरूरी नहीं आप टेट्राहाइड्रल बनाओ, आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हो, सीधे CCl4 भी लिख सकते हो, है ना। और इसका हम क्या करा रहे हैं, रिडक्शन करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड H2O। ठीक, ये स्क्वायर ब्रैकेट में H लिखा हुआ है, क्या मतलब है इसका? सर नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक, स्क्वायर ब्रैकेट में H लिखा हुआ है, इसका मतलब है नेसेंट हाइड्रोजन। तो कभी रिएक्शन में ऐसा H लिखा रहता है, कभी रिएक्शन के अंदर H2 लिखा रहता है। क्या कोई रिएक्शन में डिफरेंस आता है? नहीं, रिएक्शन में कोई डिफरेंस नहीं आता है। रिडक्शन कर रहा हूं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एडिशन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दोनों ही बातें रिडक्शन कहलाती हैं। ठीक, तो फिर हमें कैसे पता पड़ेगा कि कब H लिखते हैं, कब H2 लिखते हैं? ध्यान से सुनना, एक छोटी सी बात बताता हूं कि जब भी किसी ऐसी चीज की प्रेजेंस है जिसमें हाइड्रोजन अवेलेबल है, दिख रहे हैं आपको हाइड्रोजन, जैसे H2O के अंदर हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो फिर हमेशा जो रिएक्टिंग स्पीशीज रहेगी वो नेसेंट हाइड्रोजन रहेगी। ठीक, जब भी प्रेजेंस में कोई ऐसी चीज हो जिसमें आपको हाइड्रोजन दिख रहे हो, LiAlH4, NaBH4, ठीक, सोडियम प्लस कोई भी आपने बेस डाल दिया या सोडियम प्लस एसिड डाल दिया, ठीक है ना, तो इन सब में क्या है, H दिख रहे हैं, H दिख रहे हैं, तो कौन पार्टिसिपेट करेगा, नेसेंट हाइड्रोजन। पर मान लीजिए किसी मेटल की प्रेजेंस होती, निकिल की, प्लेटिनम की, गोल्ड की, तो बोलिए अब आपको हाइड्रोजन दिख रहा है क्या? निकिल में हाइड्रोजन दिख रहा है क्या? नहीं ना। तो ऐसी केस में फिर आप नेसेंट हाइड्रोजन नहीं लेंगे, ऐसे केस में आप H2 लिखेंगे। ठीक, तो अब ये कंसेप्ट आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाना चाहिए कि ऐसी किसी चीज की प्रेजेंस है जिसमें यदि हाइड्रोजन दिख रहे हैं तो फिर रिएक्टिंग स्पीशीज में क्या लिखा जाता है, नेसेंट हाइड्रोजन को लिखा जाता है। ओके, अब मैंने अभी बातों बातों में आपसे क्या बोला, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दोनों ही क्या कहलाते हैं, रिडक्शन। तो ये H क्या करेगा, यहां से एक Cl को हटा देगा और खुद उसकी जगह जाकर के जुड़ जाएगा। ठीक, तो ये देखिए उसकी जगह जाकर के जुड़ गया, और यदि उसकी जगह जाकर के जुड़ गया तो पहचानिए क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म बन गया। क्लोरोफॉर्म नहीं बना, ठीक, तो CsCl3 बन गया, मतलब क्या आ गया यहां पर, क्लोरोफॉर्म। ठीक, हुआ रिडक्शन, क्लोरीन हटा है और हाइड्रोजन जाके ऐड हुआ है। लेकिन इस मेथड से जो क्लोरोफॉर्म बनता है वो प्योर नहीं होता है और उसका यूज ऐसा सॉल्वेंट किया जाता है, मतलब कुल मिलाकर के मजा नहीं आता है उसके अंदर, तो वो इम्प्योर क्लोरोफॉर्म बनता है और इम्प्योर क्लोरोफॉर्म होता है एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है। अब कोई जिद पे आ जाए कि नहीं मुझे तो प्योर क्लोरोफॉर्म चाहिए, मुझे प्योर क्लोरोफॉर्म लाके दो, तो प्योर क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है जरा बोर्ड पे देखिएगा। प्योर क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है बाय क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल नाम सुना है आप लोगों ने कभी? क्लोरल कहां सुना, क्लोरल नाम जल्दी बताओ। पहले अब भी वेरी गुड, अब भी 10 मिनट पहले मैंने आपको क्लोरल पढ़ाया है, CCl3CHO। क्लोरल हाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं, बोर्ड पे रहना ध्यान से। क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल क्या है? क्लोरल है CCl3CHO। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं, बॉन्डिंग मेरी क्लियर है। तो CCl3CHO। हाइड्रेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रेट? हाइड्रेट मींस वाटर। तो ये जो क्लोरल है ना, इस क्लोरल में आकर के एक वाटर ऐड हो जाता है। कैसे ऐड होता है वाटर? ये H यहां पहुंच जाता है और
OH यहां पहुंचता है। ठीक, तो कैसा स्ट्रक्चर बनता है? CCl3CH OH OH। ठीक, और इस कंपाउंड को कहा जाता है क्लोरल हाइड्रेट। क्या बोलते हैं इस कंपाउंड को? क्लोरल हाइड्रेट। ओके, अब सुनो ध्यान से, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा याद रखना, और ऐसे कम से कम 50 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। क्या? मोर देन वन OH कैन नॉट अटैच विथ सेम कार्बन। एक कार्बन पर कभी भी एक से ज्यादा OH अटैच नहीं हो सकते, एंड इफ अटैच्ड द मॉलिक्यूल विल बी हाईली अनस्टेबल एंड रैपिडली रिलीज वन वाटर मॉलिक्यूल। वेरी गुड, बिल्कुल सही बता रहे हैं, बाकी बच्चे भी सुनिए। मोर देन वन OH कैन नॉट अटैच विथ सेम कार्बन, एंड इफ अटैच्ड द मॉलिक्यूल विल बी हाईली अनस्टेबल एंड रैपिडली रिलीज वन वाटर मॉलिक्यूल। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि दो OH जब जुड़ते हैं किसी कार्बन पे तो वो बहुत पास पास आ जाते हैं, और पास पास आ जाते हैं तो जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है, उन ऑक्सीजन के लोन पेयर के बीच में बहुत स्ट्रांग रिपल्शन होने लगता है, और बहुत स्ट्रांग रिपल्शन जब ऑक्सीजन के लोन पेयर के बीच में होने लगता है तो वो बॉन्ड फट से क्या हो जाता है? टूट जाता है, इसलिए मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है। लेकिन CCl3CHOH होल ट्वाइस इसका एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, ये एक स्टेबल कंपाउंड होता है। क्यों? इसका स्टेबल होने के पीछे रीजन है इंडक्टिव इफेक्ट। कैसा इंडक्टिव इफेक्ट? जरा बोर्ड पे देखिएगा। हो क्या रहा था? एक कार्बन पे दो OH आए, ये दोनों एक दूसरे को रिपल करने लगेंगे तो बॉन्ड जल्दी से टूट जाएगा। लेकिन अब इस वाले कार्बन पे कितने क्लोरीन लगे हुए हैं? 3 क्लोरीन। और हम जानते हैं क्लोरीन का अच्छा खासा -I इफेक्ट होता है। क्या आप लोगों ने नाम सुना है -I? -I का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचना। तो ये सारे के सारे क्लोरीन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। जब इलेक्ट्रॉन पेयर को इस कार्बन पे से खींचने लगते हैं तो कार्बन पे भयंकर जम से इलेक्ट्रॉन की कमी होने लगती है। जब इस पे कमी होने लगती है तो वो कहां से खींचता है? पीछे वाले कार्बन से खींचेगा, उस कार्बन पे से। और नेचुरल सी बात है, जब इस कार्बन पे से खींचेंगे तो वो किन से खींचने लगेगा? दोनों OH से होगा, दोनों OH से। ठीक ऐसा ही है कि आप किसी पहाड़ के किनारे पे खड़े हुए हो, किसी को ऐसी पकड़ के मजाक मस्ती कर रहे हैं और अचानक से आपका बैलेंस बिगड़ा, आप पीछे गिरने वाले हैं, तो आप क्या करते हो? सामने वाले को भी खींच लेते कि नहीं खींच लेते हैं कि साथ साथ चलेंगे, कहां अकेला जाऊंगा, है ना? तो ऐसी जब कार्बन से खींच रहे हैं तो नेचुरल बात है, सामने वाला भले ही कितना स्ट्रांग हो लेकिन फिर भी आप उसे खींचने की कोशिश करते हो। तो ऐसी कार्बन से भले ही OH कितने भी स्ट्रांग हो, कार्बन उन OH के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है? खींचता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ खिंच जाते हैं, ठीक, तो फिर उनका जो रिपल्सिव इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है और ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है? स्टेबल। घुस गया दिमाग के अंदर? याद रहेगी बात। लेकिन इसके अलावा कभी भी केमिस्ट्री में कोई भी ऐसा कंपाउंड आए जिसमें एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH हैं, तो तुरंत उनमें से क्या कर देना है? हमको एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देना है। क्लियर है बात? तो चलो, तो अभी तो बना क्लोरल हाइड्रेट। अब ये क्लोरल हाइड्रेट की हम क्या करते हैं? NaOH से रिएक्शन करवाते हैं। किससे? NaOH से। तो NaOH से आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे और सोचिए, जैसी NaOH से रिएक्शन करवाएंगे क्या होगा? ये क्या निकल गया? CHCl3 निकल गया। CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म, ठीक। प्लस जैसे ये 3 Cl हटे, जैसे ये 3 Cl हटे, वो जो वहां इफेक्ट था, इंडक्टिव इफेक्ट तीनों Cl का, वो खत्म हो गया। वो खत्म हो गया तो हमारा पुराना कंसेप्ट लग गया कि एक कार्बन पर कितने OH हो गए? एक से ज्यादा, तो तुरंत इनमें से पानी निकलेगा, तो तुरंत एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, निकला। प्लस क्या बचा है? राइट टू लेफ्ट देख के बताओ क्या बचा हुआ है? राइट टू लेफ्ट देख के, हाँ, वेरी गुड, ठीक। बाकी बच्चे भी देखिए, ये एक मिनट, ये H और ये OH निकल गया, है ना? तो राइट टू लेफ्ट देखो क्या क्या बचा? H C O O,
HCOO यानी फॉर्मेट, और साथ में कौन है Na यानी सोडियम फॉर्मेट। ठीक, तो प्लस साथ में क्या बना HCOO Na यानी सोडियम फॉर्मेट। बहुत कठिन है ना, ऑर्गेनिक से ज्यादा टिपिकल तो कुछ है ही नहीं हमारे सिलेबस में, है? बताओ क्या टिपिकल है। ठीक, सीखते चलो, एक एक रिएक्शन आराम से धैर्य बनाए रखो, सब बनने लगता है। ठीक, तो ये जो क्लोरोफॉर्म मिलता है ये प्योर क्लोरोफॉर्म होता है, जबकि ऊपर जो आपको मिल रहा था वो कैसा होता है, इम्प्योर क्लोरोफॉर्म होता है। ठीक है ना, चलिए तो लिखिए जरा ध्यान से, थर्ड पॉइंट डाल करके लिखिए, क्लोरोफॉर्म कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड, नेसेंट और एटॉमिक में क्या डिफरेंस है। चलिए सुनिए जरा ध्यान से, क्वेश्चन आया है नेसेंट हाइड्रोजन और एटॉमिक हाइड्रोजन में क्या डिफरेंस है। सुनो भैया, द हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन दैट इज न्यूली बॉर्न इज नोन एज नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे Zn प्लस H2SO4, तो Zn प्लस H2SO4 क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H, फिर वो H कंबाइंड होकर H2 बना लेते हैं। तो एक केमिकल रिएक्शन में जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है, न्यूली बॉर्न, नवजात, नई पैदा हुई, वो क्या कहलाती है, नेसेंट कहलाती है। लेकिन आपके पास मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, मतलब H2, और इसे H2 को आपने इलेक्ट्रिक आर्क में हीट करा, ठीक, बहुत हाई टेम्परेचर दिया, और बहुत हाई टेम्परेचर देकर के इसको आपने तोड़ दिया, तो अब ये जो बने ये क्या कहलाते हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। तो डिफरेंस समझ में आया, नेसेंट हाइड्रोजन और एटॉमिक हाइड्रोजन में क्या है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के टूटने से जो हाइड्रोजन मिलती है वो एटॉमिक होती है, और केमिकल रिएक्शन के अंदर जो बनती है वो नेसेंट होती है। दोनों की ही एज बहुत कम होती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव एटॉमिक होती है, फिर इसके बाद नेसेंट होती है, फिर मॉलिक्यूलर होती है। ओके, चलो तो लौट के आओ, क्या बोल रहा था मैं, क्लोरोफॉर्म कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, by reduction of carbon tetrachloride in presence of Fe and H2O, Fe and H2O, but the chloroform obtained by this method, is impure in nature, and used as solvent only, ठीक है। चलिए ये वाली रिएक्शन नोट कर लीजिए जल्दी से, ऊपर वाली। सर मतलब प्योर होने का मतलब, प्योर होने का मतलब प्योर, उसके अंदर जो है किसी प्रकार की इंप्योरिटी नहीं होती, वो प्योर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्योर क्लोरोफॉर्म obtained by the reaction of chloral hydrate with caustic alkali, caustic soda, caustic potash, with caustic alkali
Repeat. Pure chloroform obtained by the reaction of chloral hydrate with caustic alkali. ठीक है, एरो बना के लिखिए नीचे की लाइन से. More than one OH cannot attach with same carbon. More than one OH cannot attach with same carbon, and if attached, then then the molecule will be unstable. The molecule will be unstable and rapidly release one water molecule. Rapidly release one water molecule from OH. ठीक है, फिर एरो बना के लिखें. Chloral hydrate is exceptionally stable. Chloral hydrate is exceptionally stable due to strong minus I effect of chlorine. Strong माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन. बाकी सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कि कैसे ये इलेक्ट्रॉन खींच लेता है. तो इन दोनों OH का इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम हो जाता है और इसलिए बॉन्ड स्टेबल हो जाता है. ठीक है, चलिए ये रिएक्शन नोट कर लीजिए. तो ये बन गया आपका प्योर क्लोरोफॉर्म. भैया जी, चलिए डालें हेडिंग. प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म. डालिए हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म. फर्स्ट, sweet smelling colorless liquid. Sweet smelling colorless liquid. Next, insoluble in water. Insoluble in water, but soluble in organic solvent. Insoluble in water but soluble in
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, नेक्स्ट it is not inflammable, it is not inflammable, but its vapors can burn with blue flame, blue green flame, ठीक है। नेक्स्ट, bring unconsciousness, bring unconsciousness when inhalate, सूंघने से बेहोश हो जाता है, when inhalate। चलिए अब बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात सुनिए जरा, बोर्ड पे देख के सभी लोग। क्लोरोफॉर्म का यूज करते थे एज अ एनेस्थेटिक, सर्जरिकल ऑपरेशन होना है, मेजर सर्जरी होना है, ठीक, पेशेंट को जो है हम लोगों को बेहोश करना है ना, तो उसको क्लोरोफॉर्म सुंघा देते थे, बेहोश पड़ा हुआ है, ठीक, पता चला आधे में जग गया है ना, तो आधे में जग गया तो फिर से सुंघा दो, फिर से बेहोश कर दो। पर ऐसी मजाक मस्ती जो है कर नहीं सकते पेशेंट के साथ बेचारे के। बहुत सारे ड्रॉबैक हैं क्लोरोफॉर्म के, ये हार्ट और लीवर दोनों पे इफेक्ट डालता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा यूज तो कर नहीं सकते। दूसरी एक और मजेदार बात होती है, इसके साथ जरा ध्यान से सुनना और बोर्ड पे देखना सभी लोग। यदि मेडिकल स्टोर वालों की गलती से, या जो भी वहां पर वर्कर है हॉस्पिटल में, उसकी गलती से क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया और कहीं से सनलाइट चली आ रही है, एच म्यू लिखा हुआ है, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया, सनलाइट चली आ रही है, तो ये क्लोरोफॉर्म बदल जाता है किसमें, COCl2 में, प्लस क्या रिलीज होती है, HCl, ठीक, तो किस में बदल गया, COCl2 में, और प्लस क्या रिलीज हो गई, HCl। जल्दी से नाम बताओ COCl2 का नाम क्या है, क्विक, और कहां बताया मैंने, वेरी गुड, शाबाश, ठीक, कहां बताया, पॉइजनस गैसेस ऑफ क्लोरीन, ठीक, ये भयंकर जम से पॉइजनस गैस होती है, तो सोचो उसको ऑपरेशन थिएटर में लेकर के गए हैं सर्जरी करने के लिए, बेहोश करने के लिए सुंघा रहे थे क्लोरोफॉर्म, और उस गरीब को आपने सुंघा दिया फॉस्जीन, उसका निकल चली बे हो गया और सर्जरी के पैसे बच गए, है कि नहीं, ठीक, तो वो तो निकल लिया बेचारा, क्यों, क्योंकि आपने उसको क्लोरोफॉर्म की जगह क्या सुना दिया, आपने उसको फॉस्जीन सुंघा दिया। जबरदस्त तरीके से पॉइजनस गैस होती है, तो क्या किया जाए, बॉटल में रखा था होगा, हाँ, सिल्वर, ठीक, तो फिर क्या करा जाए, तो फिर भैया संभल के रहा जाए, है ना, क्लोरोफॉर्म से ज्यादा अच्छे आजकल एनेस्थेटिक आ गए, उनका यूज करा जाए, या फिर क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनिए, या फिर हम क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर की बोतल के अंदर भर के रखते हैं। डार्क कलर की बोतल के अंदर भर के रखने से क्या होता है, सनलाइट उस तक नहीं पहुंच पाती, वो बोतल सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है ना। वो सब ऐसी फालतू, वो सब मूवी में होता है कि ऐसा कपड़े के अंदर लिया और सुंघा दिया और ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है ना, तो वो सब मूवीज के अंदर होता रहता बेटा, ये सब मेडिकल यूज वाली चीजें हैं, और ये जो मूवी में बता रहे हैं ये सब इनके मिसयूज हैं, ठीक है ना। तो क्लोरोफॉर्म सुंघा के करते हैं, बहुत सारे जो हैं बदमाश लोग क्लोरोफॉर्म सुंघा करके बेहोश करते हैं, लेकिन उन्हें क्या लेना देना, मर जाए तो मर जाए, है कि नहीं, उनका तो काम ही है ना अपराध करना, तो इतना प्रिकॉशन थोड़ी ना लेंगे कि अरे यार
फॉस्जीन ना बन गई हो, कहीं मर ना जाए सामने वाला, वो तो सूंघा ही इसीलिए रहा है ना। चलो तो वो अपन देखें, आईटीएस करना आप लोग तब जाना। तो सुनिए, तो हुआ क्या यहां पर कि पहली बात तो हमेशा उसको डार्क कलर की बोतल में भर के रखो जिससे सनलाइट अंदर ना जा पाए। दूसरी बात, हमेशा मुंह तक भर के रखो, बॉटल के मुंह तक, जिससे एयर स्पेस क्रिएट ना हो। और एयर स्पेस यदि क्रिएट हो रहे हैं तो भैया दो ही ऑप्शन है, कॉटन वॉटन भर करके रखो उसके अंदर, है ना, या फिर उस क्लोरोफॉर्म में मिला दो थोड़ा सा एथेनॉल। सुनो, जबरदस्त स्पेशल पॉइंट आ गया। क्लोरोफॉर्म के अंदर क्या मिला दो? एथेनॉल मिला दो। अब ये एथेनॉल क्या करता है, सुनिए ध्यान से। ऐसा माना जाता है कि जो एथेनॉल होता है वो इस फॉस्जीन से रिएक्ट करने लगता है। ये फॉस्जीन बनी, इस फॉस्जीन से रिएक्ट करने लगता है कौन? एथेनॉल। फॉर्मूला क्या है एथेनॉल का? C2H5OH। उल्टा लिख सकता हूं मैं इसको? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो फॉस्जीन बनने लगी, पॉइजनस गैस बनने लगी है, गंदी स्मेल आने लगी है क्लोरोफॉर्म में से, ठीक है ना, नहीं तो वो तो स्वीट स्मेलिंग था, गंदी गंदी स्मेल आने लगी है, तो आप उसके अंदर एथेनॉल मिला दीजिए। वो एथेनॉल क्या करेगा, ये जो फॉस्जीन बन रही है ना, इस फॉस्जीन से तुरंत रिएक्ट करेगा, HCl बना देगा, ठीक, और ऐसा साथ में क्या बनेगा, बड़ी मजेदार बात है, ये C2H5 होल ट्वाइस CO3, C2H5 होल ट्वाइस CO3, और इसे कहा जाता है डाई इथाइल कार्बोनेट। कैसा होता है ये? नॉन पॉइजनस। तो उस पॉइजनस कंपाउंड को इथाइल अल्कोहल किस में बदल देता है? नॉन पॉइजनस कंपाउंड में। आ गई बात समझ में? ठीक, तो चलिए ये एक यूज और लिख लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लिखे, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, in presence of sunlight, chloroform oxidized by air and gave highly poisonous and pungent smelling compound, highly poisonous, oxidized by air and gave highly poisonous and pungent smelling compound phosgene। ये रिएक्शन लिखिए ऊपर वाली जल्दी से। एरो बना के लिखिए, प्रिकॉशंस टू स्टॉप फॉर्मेशन ऑफ फॉस्जीन, precautions to stop formation of phosgene। पहला, chloroform stored in dark colored bottle filled up to mouth। Second, a small amount of ethanol added to it which reacts with
which reacts with phosgene and produce non-poisonous diethyl carbonate, non-poisonous diethyl carbonate. ओके, चलिए प्लीज हैव अ नोट, ठीक है, नोट कीजिए इसे। अब उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। हाँ, मोस्ट ऑफ द जो पॉइजनस गैसेस होती है वो पंजेंट स्मेलिंग होती है, मोस्ट ऑफ द, ठीक है ना। और कुछ मीठे जहर भी होते हैं, है ना, ठीक। NH3 पॉइजनस थोड़ी ना, NH3 सफोकेटिंग है, ठीक, सूंघी जा सकती है, इतनी भी बुरी स्मेल नहीं, मतलब बुरी तो है पर सूंघी जा सकती है, ठीक है ना। चलिए, तो फिर है ना, नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छे से इसको हम कवर करेंगे, इस पोर्शन को हमारे ऑर्गेनिक वाले, ठीक है। नोट कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।